बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन अभी अपने रिसेंटली हम तमाम लोगों ने देखा कि बहुत शोर मचा हुआ था काजी फाइसा साहब की एक्सटेंशन वाला और जुडिशल पैकेज वाला, आइनी तरमीम वाला। बट एट द सेम टाइम हुकूमत के पास आइनी तरमीम के लिए नंबर तो पूरा नहीं है, और उसी नंबर को पूरा करने के लिए या मेल मिलाप बढ़ाने के लिए अभी रिसेंटली जरदारी साहब की मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब से। और अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF के जो सरबराह हैं उनकी और चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकात भी इस वक्त जारी है। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें हैं बिफोर इट के मैं आज की मेन स्टोरी की जानिब आऊँ, उसका बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की टीम, कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने रात को बताया कि जनाबे वाला हमारा कोई मामला नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करने के बाद बता रहा हूँ कि किसी किस्म की भी आइनी तरमीम में हमारी हिमायत जो है हुकूमत को, वो बैदुल इम्कान है। बहुत सख्त अल्फाज नहीं उन्होंने इस्तेमाल किए, खारिजुल इम्कान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने कहा जी बैदुल इम्कान है, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनी अमेंडमेंट, जुडिशल एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसके बाद आज की कहानी क्या होती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात JUIF जो है उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को उठा लिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 29 अगस्त को इब्तदाई समात अनाउंस कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इनिशियल समात जो है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा फिर से। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को उठाया गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, क्या क्या हुआ और कैसे आज पूरा एक सिस्टम, पूरा एक निज़ाम जो है उसकी हर एक्टिविटी मशकूक होगी एक बल्ले के निशान की वापसी से। और आज तक 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बल्ले का निशान लेना है। अब मौलाना को की जमात को जब उठाया गया तो ऑब्वियसली इससे इंप्रेशन यही मिलेगा आपको और मुझे, किसी भी बंदे को इंप्रेशन ये मिलेगा कि मौलाना की जमात को भी ज़रा फिक्स करने के मूड में है कि जनाब ज़रा इलेक्शन कमीशन उठाए ना इधर से, ज़रा मौलाना को भी थोड़ा सा हीट जाए और मौलाना भी ट्रैक पर वापस आए। लेकिन मौलाना का जो माजी है ना, मौलाना की जमात का माजी एंड ऑल, वो बड़ा अजीब सी तफसीलात हैं उसकी। आपको अगर याद हो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक नैब का नोटिस भेजा गया था। उस नैब के नोटिस के बाद अब्दुल गफूर हैदरी साहब, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने पार्लियामान के अंदर एक तकरीर की थी। और उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि जनाब हम एक स्पेसिफिक घर के बाहर एहतजाज करेंगे जाकर पेशावर में, क्योंकि हमें नोटिस वहाँ से भिजवाया गया, हमें नोटिस नैब ने नहीं भेजा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को ब्लैकमेल किया जा सके या उनको आर्म ट्विस्टिंग, यहाँ पर मुझे समझ नहीं आती कि मौलाना के किसी भी लेवल पे ब्लैकमेल होंगे। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने एक नया कट्टा खोला है और अब ये देखिए कि किस तरफ कट्टा जाता है। इसका अगर पूरा आप क्रक्स मैं आपको बताऊं इस सारे मामले का, तो लगता ही है कि मौलाना को थोड़ा सा मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब हमारे साथ ही चलें, इधर ही बेहतरी है और छड्डो तुसी आइन जमहूर ये वो सारा कुछ छड्डो, साढ़े ना टुरो, इसी में बेहतरी है। एक तो ये कहानी होगी आज की। सेकेंडली, जहाँ पर जुडिशल पैकेज की मामला चल रहे थे, बड़े ज़ोरों शोर से चल रहे थे, ये होने जा रहा है वो होने जा रहा है, वहीं पर एक स्टोरी जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ वो ये भी था कि जजेस की तादाद बढ़ाने की भी कोशिश की जा सकती है या की जा रही है। आइन का आर्टिकल 176 नाज़रीन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए मुकर्रर की जाएगी। ठीक है जनाब, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब 2/3 मेजोरिटी हुकूमती इत्तेहाद को नहीं चाहिए। 6 फरवरी 1997 को पार्लियामेंट ने एक्ट मंजूर किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 16 जजेस होंगे। एक्सक्यूज मी, मतलब एक चीफ जस्टिस 16 जजेस, मतलब टोटल जो सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस होंगे। अब दानियाल चौधरी के जरिए एक एक्ट लाया जा रहा है जिसकी जजेस की तादाद 23 करने की कोशिश की जाएगी, मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस का इजाफा किया जाएगा। एक्ट में तरमीम मंजूर हुई तो 6 नए जजेस आएंगे और ये 6 जजेस जो हैं इनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रख दिया जाएगा सामने, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसकी मेजोरिटी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो भी उसकी तरफ भी आ जाते हैं। तो इस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 9 अरकान हैं, यू नो दैट। चीफ जस्टिस हैं 4 सीनियर जजेस, मंसूर निशात साहब, मुनीब अख्तर साहब, याहिया अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल उस्मान अनवर, उस्मान अवान, और एक रिटायर्ड जज मंजूर मलिक, और एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ढांचा है। अब चीफ जस्टिस इसमें सारा तरीकाकार क्या होगा अगर जजेस की तादाद बढ़ानी है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ये नाम सामने रखेंगे, और अगर नामों की इससे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मंजूरी हो जाएगी नामों की, तो 6 जजेस ऐड हो जाएंगे, 23 जजेस हो जाएंगे। माजी में भी 11 से 13, 13 से 15, इस तरह माजी में भी जजों की तादाद बढ़ाई जा चुकी है। अच्छा, यहाँ पर भी फिर चीफ जस्टिस का जो पलड़ा है ना, वो इस एक्ट में भी आकर थोड़ा सा भारी रहता है। अभी जिस तरह शहजाद मलिक साहब को सुप्रीम कोर्ट लाना था तो 5-4 से मंजूरी दी गई थी। चीफ जस्टिस 2 जजेस अमीनुद्दीन खान साहब और वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल साहब, और इन्होंने हक में वोट दिया था।
और तब प्रॉब्लम ये था कि रूमर ये थी कि जनाब शहजाद साहब को, मलिक शहजाद साहब को लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से उठाकर ऊपर लेके जाना था, क्योंकि तब वो फड्डा पड़ा हुआ था इनका ट्रिब्यूनल्स वाला, और वो अभी भी फड्डा वैसे तो चल रहा है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स वाला फड्डा पड़ा हुआ था और मलिक साहब जो हैं वो सर तस्लीम खाम नहीं कर रहे थे। तो अब ये कहानी यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है कि जजेस की तादाद भी बढ़ाने के लिए कार्रवाई डाली जा सकती है। जजेस की तादाद क्यों बढ़ाई जानी चाहिए? सवाल ये है ना कि मतलब एडवांस क्या जरूरत पेश आ गई कि आप कभी कान इधर से हुकूमत पकड़ती है, कभी इधर से पकड़ती है, नंबर पे गेम पूरी नहीं हो रही कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकें। तो फिर इस एक्ट की, जिसको एक प्रोविजन है या जो इजाज़त देता है आपको कानून मुल्क का, तो इसमें जजेस की एडवांस तादाद बढ़ाने की जरूरत क्या है? अभी आपको पता है कि रिसेंट जजमेंट्स पढ़े या रिसेंट हालातों वाकयात देखें सुप्रीम कोर्ट के, तो काजी फाइसा साहब जो है वो तनहा तनहा है, बहुत कम जजेस की तादाद है, 17 में से दो एडहॉक जजेस भी अब ऐड हो गए हैं। काजी साहब जो है ना वो बहुत तनहा तनहा है, 4-5 जजेस का लगता है कि ये उनके साथ हैं और बाकी जजेस जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब के साथ। तो अब अगर 6 जजेस ऐड कर दिए जाए, एडवांस 6 जजेस ऐड कर दिए जाए, क्योंकि अभी 2 महीने तो है ना काजी साहब की रिटायरमेंट के अंदर, और 6 जजेस नए ऐड कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद काजी साहब का पलड़ा किस हद तक भारी हो सकता है। फिर वो 6 जजेस जो हैं वो ऑब्वियसली हुकूमत अपनी तरफ से हम ख्याल से मिलते जुलते से मामलात या सिलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा वो भी, फिर क्योंकि 2 तरीके हैं ना सिलेक्शन के जजेस की, एक तो हाई कोर्ट से एलिवेट हो जाए जजेस 6, उनको मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स जो हैं वहाँ से उठा लिया जाए, आमिर फारूक साहब हो सकते हैं, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हो सकते हैं, बलोचिस्तान से आ सकते हैं, केपी से आ सकते हैं, और ये भी मुमकिनात में से है कि एक स्पेसिफिक तजर्बे की लिमिट होती है। मुझे पता नहीं है कि 20 साल या 25 साल या कुछ इस किस्म का होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील जिसकी इतनी प्रैक्टिस हो गई हो तो उसको भी चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने उसका नाम भी रख सकते हैं जज के लिए। तो अब ये एक ऑन लाइटर नोट, बहुत शुगर की बात है, और लाइटर नोट, ये कोई खबर नहीं है, कोई तजिया नहीं है कि मजाक है, इसको मजाक ही समझिएगा। क्या ही अच्छा हो कि ये जजेस की तादाद बढ़ाने में आजम नज़ीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दें, एहसन खून साहब पहले ही वकील हैं, और शहजाद शौकत साहब, ये 3-4 नाम जो है ये काजी फाइसा साहब रख दें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, और ये 3-4 जजेस एलिवेट हो जाएं, और फिर यही नाम कल को कमेटी जो है उसके लिए भी यही 3 नाम दे दिए जाएं। एक तरीकाकार बदल नहीं है ना, तो बदल लिए जाएं और यही 3 नाम जो हैं, तो ये एक बड़ा आइडियल सी कोर्ट की सिचुएशन हो जाएगी अगर ये होता है। एंड इट इज़ ऑन द लाइटर नोट, नो ऑफेंस टेकन, नॉट टू टेक एनी ऑफेंस। अच्छा जी, तो इसमें अब बहुत सारे इस तरह के केसेस आ गए कि जिनके बेंचेस बने गए जजेस के, और उसमें ज़ाती राय है मेरी कि उसमें फैसिलिटेट करने के लिए या उसमें थोड़ा सा जो अभी तक तनहा हैं कोई साहब, उनको थोड़ा सा एम्पावर करने के लिए ये मुमकिनात में से है कि काजी फाइसा साहब ये 6 जजेस जो हैं कल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखें नाम, और उनमें से 6 नामों में से उठाकर उनको जज बना दिया जाए। ये कोई बहुत लंबा या लेंथी प्रोसेस नहीं है, अगर ये एक्ट के जरिए जिस तरह हुकूमत आती है ये मंजूर कर लेती है, उसमें 23 कर देती है तादाद, तो फिर ये विद इन डेज भी किया जा सकता है। फिर इसके आगे काजी साहब की स्पीड के ऊपर है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अवेलेबिलिटी के ऊपर है, तो इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। सो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। तीसरी खबर आज की, वैसे आज खबरों को लेकर स्लो डे था कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आज के दिन में नहीं हुई हैं, लेकिन एक खबर और थी जो तहरीक इंसाफ को रिलेटेड थी। तहरीक इंसाफ की बहुत सारी खवातीन, सैकड़ों तक खवातीन जहाँ पर गिरफ्तार हुई, वहीं पर कुछ ने हेडलाइंस बनाई, इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाई, उसमें सनम जावेद हो जाएं, उसमें तैयबा राजा हो जाएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो जाएं, आलिया हमजा हो जाएं, आयशा भुट्टा हो जाएं। वैसे तो दर्जनों खवातीन हैं और तमाम की स्टोरीज एक सी हैं, एक से बढ़ के एक दर्दनाक स्टोरी है तमाम खवातीन की, लेकिन कुछ स्टोरीज को बहुत मीडिया अटेंशन मिली। उन्हीं में से स्टोरीज में जिनको बहुत हाइप मिली, जिनको मीडिया अटेंशन मिली, सनम हो जाएं, डॉक्टर साहबा हो जाएं, आयशा भुट्टा हो जाएं, खदीजा शाह इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। खदीजा शाह की स्टोरी को भी बहुत हाइप मिली, बहुत कवरेज मिली इनको भी, ये बार बार टॉक शोज़ में, न्यूज़ चैनल्स पे, ऑनलाइन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो ये बहुत डिस्कस होती रही। फाइनली जब रिहा होती है जमानत पे, तो उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रिजनर्स को लेकर काफ़ी लंबा चौड़ा काम स्टार्ट कर दिया, उनकी लिस्टें बनानी, उनकी हेल्प करनी, और वहाँ उनको विजिट करना, उन फैमिलीज़ को, प्रिजनर्स की को रिहेबिलिटेशन का काम स्टार्ट कर दिया। तो ये रिहा होने के फ़ौरन बाद ही इन्होंने अपना नेक्स्ट बीड़ा उठा लिया था, नेक्स्ट टारगेट सेट कर लिया था खदीजा शाह ने कि व्हाट डू आई हैव टू डू, अब मुझे आगे फर्दर करना क्या है। तो फाइनली उनकी काविशों को देखते हुए, दो कि मेरे नज़दीक, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, खदीजा शाह का ये लोगों का कद इससे कहीं बड़ा हो गया हुआ है कि इमेजिन कीजिए ना कि जो खुद अभी ड्यूअल नेशनलिटी की वजह से एमएनए नहीं बन सकती थी, तो उनका दिया हुआ नाम जो है वो रिजर्व सीट के लिए, एमएनए के लिए रेफ़र कर दिया गया या उसको अप्रूव कर दिया गया। तो बहरहाल इनको फिर भी इनको बनाया गया जनाब इलेक्शन एनालिसिस एंड मीडिया जो सेल है उसका इनको बना दिया गया है हेड ऑफ इलेक्शन मीडिया एंड मैनेजमेंट सेल जो है वो इनको बना दिया गया है। मैं पूरा पढ़ देता हूँ फिर आपको ज़रा क्लैरिटी आ जाएगी।
Notification. In exercise of the powers conferred upon me as head of election management cell, I'm pleased to notify Ms. Khadija Shah as national lead for strategic communication and outreach for election analysis and management cell. ये इनको नेशनल लीड का पूरा नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया है पूरे मुल्क के अंदर कि कम्युनिकेशन और ये सारे मामला जो हैं ये खदीजा शाह देखा करेंगी इस सेल की। इस सेल से बहुत बड़े बड़े और बेहतर काम खदीजा शाह मुझे लगता है ऑलरेडी कर रही हैं। ये कोई बहुत एक्टिव या अभी कोई फॉरेन इलेक्शन की ज़रूरत हुई, फॉरेन इलेक्शन के ऊपर कोई बहुत हैपनिंग टाइम नहीं है कि अगर होता तो इसमें फिर असद कैसर साहब जैसे लोग होते हैं ऑल दैट, बट बहरहाल एक बड़ा अहदा फिर भी उनको दिया गया है। लेकिन उनके काम जो ऑलरेडी वो कर रही हैं, जो रिहेबिलिटेशन का काम कर रही हैं, आई थिंक वो इस ओहदे से बहुत बड़ा काम पहले ही कर रही हैं और फर्दर कल को पार्टी के अंदर, तंजीम के अंदर इनको कहीं मजीद बेहतर जगह, इससे बहुत बेहतर जगह कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाएगा। बट द गुड थिंग इज़ कि उनका हार्ड वर्क जो है, जो उनकी मेहनत है वो रिकग्नाइज हो रही है। उनका हार्ड वर्क जो है वो मौजूदा जो पार्टी की क़यादत है, वो उनके वर्कर जो हैं, उनके लीडरान जो हैं, इवन इमरान खान साहब जो हैं वो रिकग्नाइज कर रहे हैं और उनकी इस मेहनत को, उनके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।